नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो आद्य ऐतिहासिक काल का भाग है, इसके बारे पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने इसकी जो थ्योरी थी उसके बारे में बात की थी। आज हम इसको थोड़ी थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद इसके प्रीवियस के क्वेश्चन को देखेंगे। पहले पिछले वाले टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिछले टॉपिक में हमने सिंधु सभ्यता को देखा था। सिंधु सभ्यता का विस्तार देखा था। उत्तर में मांडा, आलमगीरपुर, ठीक है, दायमाबाद, तहसोतगढ़कोर तक इसका फैला था, इसके बारे में देखा था। फिर सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन देखा था, इसकी शहरी व्यवस्था के बारे में देखा था। उसके आगे हम चले थे सिंधु सभ्यता के जो 6 प्रमुख महानगर थे ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कालीबंगा, बनावली, ठीक है, और चौंदड़ो, इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के अन्य जो प्रमुख नगर थे उसको हमने देखा था। उसके बाद सिंधु सभ्यता का वाणिज्य तथा व्यापार देखा था, इसका बाहरी व्यापार देखा था। मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगन के साथ देखा था। तमेलुआ इसी सिंधु सभ्यता का नाम था, ये भी हमने देखा था। तथा इसका जो आंतरिक व्यापार था बैलगाड़ी के माध्यम से, इसको देखा था। अब आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता कालीन जो शिल्प कला थी उसके बारे में हम देखेंगे। जो इनकी पहली कला थी उसका टेरिकोटा की जो मूर्तियां बनाते थे उसको हमको देखने को मिला है। जो टेरिकोटा की मूर्तियां बनाते थे लोग, वो देखने को मिली हैं। उसके बाद मध्यभांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, वो हमें देखने को मिले हैं। टेरिकोटा जो पक्की मिट्टी टाइप में होता है ना, पक्की मिट्टी, वो होता है टेरिकोटा की मूर्तियां। प्रस्तर मूर्ति कला पत्थर की मूर्तियां होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे विस्तार चर्चा भी करेंगे, पहले इसे देख रहे हैं ये। उसके बाद धातु मूर्ति कला, धातुओं की मूर्ति थी, ठीक है। उसके बाद मोहरों के बारे में देखेंगे। फिर औजार, फिर आभूषण, उसके बाद मनका। ये सिंधु सभ्यता कालीन जो कला शिल्प थी ना, उसका बारे में देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट है टेरिकोटा की मूर्तियां, जो पहला था इसके बारे में देखते हैं। कुबड़दार तथा कुबड़ रही सांड की मूर्ति तथा स्त्रियों की मूर्तियां जो थी, ये रही स्त्री की मूर्ति तथा ये सांड की मूर्ति, जो इनका सिंबल भी है। ये बहुत ज़्यादा इसकी मोहरें देखने को मिली हैं। ये 2 तरीके के होते थे, एक कुबड़दार, ये कुबड़दार वाला है, एक कुबड़ रहित होता था, उसकी फोटो भी आगे चल के देखेंगे। ये 2 तरीके की मूर्तियां पाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट मृदभांड की ओर। मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो होते थे ना, ये चमकदार लाल रंग के रंगे हुए होते थे, उस पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। ये दिख रहे हैं ना आपको, लाल रंग से रंगे हुए हैं, इस पर काले रंग की चित्रकारी देखने को मिल रही है। ये मिट्टी के बर्तन है। हड़प्पा से एक ऐसा बर्तन मिला है जिस पर दूध पिला रही हिरणी का चित्र है, ठीक है। जो हड़प्पा से एक चित्र मिला है ना, वो उस पर एक हिरणी है, वो दूध पिला रही है बच्चे को, और एक मछुआरा जो कंधे पर वहंगी रखे है जिस पर जाल लटक रहा है। ये हड़प्पा से मिला हुआ है, जिस पर हिरणी बच्चे को दूध पिला रही है और एक मछुआरा पास में है, वो जाल कंधे पर वहंगी में लटकाए हुए है। एक लोथल से मिले बर्तन पर एक चिड़िया जो चोंच में मछली दबाए है, ठीक है, और उसके वहीं पेड़ के नीचे एक लोमड़ी दिखाई गई। एक चिड़िया बैठी है, वो पेड़ के ऊपर मछली दबाए चोंच में बैठी है, और उसी के नीचे एक लोमड़ी दिखाई गई। यह चित्र पंचतंत्र में वर्णित जो चालाक लोमड़ी की कहानी है ना, उसकी तरीके प्रतीत होता है। मोहनजोदड़ो से मिले मिट्टी के बर्तन पर नाव का चित्र भी देखा गया है। जो मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी का बर्तन मिला है ना, उस पर नाव का चित्र बनाया गया है। कालीबंगा तथा दायमाबाद से सिंधु सभ्यता के लिपि वाले चित्र मिले हैं। जो कालीबंगा और दायमाबाद है ना, जो वहां से मृदभांड मिले हैं ना, उस पर सिंधु सभ्यता की लिपि कुरेदी गई है, मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि
ऊपर से चित्रकारी की गई है। अगला हमारा है प्रस्तर मूर्तिकला, पत्थर की मूर्तियां जिसे कहते हैं। धौलावीरा से प्राप्त पालिस्तार स्तंभ का नमूना। पिछले चैप्टर में हमने देखा ना, धौलावीरा में पालिस्तार स्तंभ मिला था, वही स्तंभ ये पत्थर की मूर्तिकला का एक बेजोड़ उदाहरण है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक पुजारी की मूर्ति जिस पर वस्त्र का अंकन है, दाढ़ी है, ठीक है, ये इसके वस्त्र दिखाए गए हैं, इसके दाढ़ी भी है परंतु मूछ नहीं है, इसके मूछ नहीं है ना, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, पुरोहित राजा की इसको संज्ञा दी गई है। ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं वस्त्र दिखाए गए हैं, इसके दाढ़ी भी ये दिख रही है और मूछ का निशान भी नहीं है, मूछ मतलब नहीं दी गई है। ये सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। चलिए आगे भाग की ओर बढ़ते हैं। चौथे भाग में अगला भाग हमारा था धातु की मूर्तिकला। इसमें सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, जो सिंधु सभ्यता के लोगों को धातुओं को पिघलाने की प्रौद्योगिकी ज्ञात थी। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना, वो धातुओं को पिघलाने की कला जानते थे। मिश्र धातुओं के निर्माण की जानकारी थी, जैसे कांसा, जो कांसा है ना वो एक मिश्र धातु है, इसके बारे में जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को थी। मोहनजोदड़ो से कांस की नर्तकी की मूर्ति, ये रही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कांस की नर्तकी की मूर्ति। खिलौना गाड़ी कांस की एक हड़प्पा से मिली है, एक चौंदड़ो से मिली है। जो खिलौना गाड़ी है ना, वो कांसे की जो खिलौना गाड़ी है वो एक हड़प्पा से मिलती है, एक चौंदड़ो से मिलती है। चौंदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी। कालीबंगा से वृषभ की मूर्ति, जो बैल हमने ऊपर दिखाया था वो वृषभ की मूर्ति मिलती है कालीबंगा से, पर ये धातु की मूर्तियां होती हैं। लोथल से प्राप्त तांबे के कुत्ते की मूर्ति, जो लोथल से प्राप्त हुआ ना वो तांबे का कुत्ता, और दामावाद से कांसे का एक रथ मिला हुआ है। अधिकतर मूर्तियां भ्रष्ट मोम विधि से तैयार की गई। जो भ्रष्ट मोम विधि होती है ना, उस पे मोम पे पहले चित्रकारी करके उसी के द्वारा जो मूर्तियां बनाई जाती है ना, उसी को भ्रष्ट मोम विधि कहते थे। अगले हमारा है मोहर। मोहर के बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता से 2000 से ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई। जो सिंधु सभ्यता है ना, उससे लगभग 2000 से ज्यादा हमको मोहरें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर मोहरें सेल खड़ी या स्टेटाइट की बनी हुई थी। जो मोहरें थी ना, वो किसकी, सेल खड़ी या स्टेटाइट की बनी हुई होती थी। मोहरों का आकार चौकोर होता था। चौकोर के अंदर कोई मोहर वर्गाकार भी है और कोई आयताकार भी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न एक सींग वाला पशु की मूर्ति मिली है। जो आगे हम देखेंगे ना, यूनिकॉर्न जो होता था इनका एक पशु जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता थी, उसी की सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं यूनिकॉर्न की। अगला है मोहनजोदड़ो से एक व्यक्ति का चित्र मिला है जो पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसकी दाहिनी ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा व भैंसा अंकित है तथा व्यक्ति के नीचे 2 हिरण भी है, ये दिया गया। ये देखिए भैंसा दिख रहा है, गैंडा दिख रहा है, ठीक है, और ये इधर बाघ दिख रहा है इसके, और ऊपर ये हाथी है, ठीक है। ये योगासन की मुद्रा में कोई व्यक्ति बैठा है। इसकी तुलना आदि शिव से की गई है। जो शिव पशुपति शिव है ना, उनसे इसकी तुलना की गई है। इसके नीचे 2 हिरण भी बैठे हुए हैं। चलिए आगे छठवें भाग की ओर बढ़ते हैं। और छठवां है औजार। औजारों में एक रूपता देखने को मिलती है। जो सिंधु सभ्यता के औजार हैं वो लगभग सारे एक जैसे देखने को मिलते हैं। तांबे, कांसे, पत्थर का प्रयोग जो है, पत्थर का प्रयोग मिलता है। वह पत्थर के औजारों की सबसे ज्यादा अधिकता मिलती है। जो यहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो औजार मिलते हैं ना, वो तांबे, कांसे और पत्थर के मिलते हैं, लेकिन पत्थर के सबसे ज्यादा औजार मिलते हैं। इस तरीके से कुछ औजार मिलते हैं। ये तांबे के, कांसे के, ये पत्थर के औजार हैं, ठीक है। औजारों का व्यावसायिक उत्पादन केंद्र सुक्कुर में था। जो सिंध का सुक्कुर है ना, वहां से जो इनका औजारों का व्यावसायिक केंद्र भी था। अगला हमारा 7वां भाग है आभूषण। सोने चांदी के हार, कंगन, झुमका व सीपी शंख से चूड़ियाँ, सीपी शंख से चूड़ियाँ बनाते थे। सोने चांदी से हार, कंगन, झुमका बनाते थे। कुणाल हरियाणा से चांदी का मुकुट व सोने के आभूषण मिले हुए हैं,
ठीक है। उसके बाद जो नागेश्वर गुजरात से शंख की बनी चूड़ियाँ मिली हुई हैं। चौंदड़ों से बालाकोट शंख व सीपी का केंद्र मिला हुआ है। ये इस तरीके से कुछ आभूषण थे, ठीक है। ये आभूषण दिए गए हैं जो कुछ सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला है मनका। मनका निर्माण की जो कला थी वो बहुत चरम पे थी। जो इस टाइम मनका मोती होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते थे। अलग अलग चीज़ों से, सोने, सेलखड़ी, इस टाइप से बनाए जाते थे। मनका निर्माण सेलखड़ी, स्टेटाइट, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, हाथी दांत, शंख, सीपी, कार्नेलियन आदि से किया जाता है। जो मनका का निर्माण था वो इन सब चीज़ों से किया जाता था। चौंदड़ों और लोथल मनका निर्माण का केंद्र था। ये जो दो स्थान थे ना, ये मनका निर्माण के केंद्र माने जाते। इस टाइप से मनका होते थे मोती, इनको उपयोग कर आभूषण तैयार किया जाता था। ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख आभूषण तथा मनका है। और तथा मनका निर्माण का जो केंद्र था वो चौंदड़ों और लोथल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का जो धर्म था उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस तरीके का धर्म प्रणाली का उपयोग करते थे, तो सिंधु सभ्यता का धर्म क्या था। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने इसके बारे में जानकारी दी। जो जॉन मार्शल है ना, उन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था कि वो सिंधु सभ्यता के लोग किसी न किसी धर्म को मानते थे, उसके बारे में जानकारी दी गई। ये लोग, पहला हमारा है भाग, जल की पवित्रता में विश्वास करते थे। जो सिंधु सभ्यतावासी थे ना, ये जल की पवित्रता में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसी तरीके का एक उदाहरण है। जो कोई त्योहार वगैरह होते थे ना, या विशेष पर्वों पे, ये विशाल स्नानागार इसीलिए बनाते थे कि इसमें लोग स्नान करेंगे और जल की पवित्रता में बहुत ज़्यादा ये मान्यता रखते थे। अगला है मातृ देवी तथा स्त्री देवी की उपासना। ये मातृ सत्तात्मक थे। आपको पीछे देखा ही था कि जो सिंधु सभ्यतावासी थे इनकी मातृ सत्तात्मक प्रणाली थी और ये मातृ देवी की उपासना करते थे। टेरिकोटा की बनी मातृ देवी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर इसका उदाहरण है। जो टेरिकोटा की नहीं, जो बताया था पक्की मिट्टी की बनी हुई तो होती थी। जो मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई हैं। अगला है पशुपति शिव की पूजा के प्रमाण। पीछे भी बताया था आपको, ये रहे पशुपति शिव, जिनके एक गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ का निशान दिया गया था। नीचे दो हिरण भी बैठे हुए हैं। पशुपति शिव की पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेलखड़ी की बनी एक मूर्ति, जिसमें एक व्यक्ति जो पद्मासन मुद्रा में बैठा है, जिसके दाहिनी ओर बाघ, हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा अंकित है तथा व्यक्ति के नीचे दो हिरण भी हैं। ये इनकी संज्ञा आदि शिव से की गई है। ये पशुपति शिव के रूप में पूजे जाते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पशु पूजा या ब्राह्मणी बैल की पूजा। एक सींग वाला पशु की आकृति सर्वाधिक मुद्राओं पर मिलती है। पीछे बात की थी ना यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न यही है यूनिकॉर्न, एक सींग वाला बैल, जिसकी पूजा बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्राओं पे ये राष्ट्रीय पशु के रूप में लगता है ऐसा कि राष्ट्रीय पशु इनका रहा होगा या इसकी पूजा बहुत ज़्यादा करते थे, एक सींग वाले बैल की। पृथ्वी देवी की उर्वरता की देवी की उपासना। जो पृथ्वी देवी है ना, उर्वरता देवी के रूप में उपासना करते थे। हड़प्पा से एक प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दर्शाया गया है। जो हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है ना, वो एक मूर्ति है स्त्री की, उसके गर्भ से एक छोटा सा पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो स्त्री देवी के रूप में जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी माता को डिनोट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं वृक्ष पूजा। हड़प्पा से मिली एक मोहर पर पीपल का वृक्ष का अंकन है। जो हड़प्पा से एक मोहर मिली है ना, उसमें पीपल का पेड़ दर्शाया गया है। इससे ज्ञात होता है कि ये लोग वृक्ष की पूजा में भी बहुत महत्व रखते थे, वृक्ष की पूजा को भी बहुत स्थान देते थे। अग्नि पूजा। कालीबंगा, लोथल, वाणावली से हवन कुंड। जो हवन कुंड 7 हवन कुंड एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है, और इसके साथ में बहुत सारे हवन कुंड
कालीबंगा, लोथल तथा बाणावली से भी प्राप्त हुए। इससे ये ज्ञात होता है कि ये लोग अग्नि पूजा को भी बहुत महत्व देते थे। अगला है सूर्य की पूजा। स्वास्तिक का चिन्ह, ये रहा स्वास्तिक का चिन्ह, ये हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ है। ये स्वास्तिक जो होता है वो सूर्य को डिनोट करता है, सूर्य का चिन्ह है, इसलिए ये लोग सूर्य की पूजा संभवतः करते होंगे। सप्त मातृका की पूजा, मोहनजोदड़ो से मिली एक मोहर पर जिसमें एक वृक्ष के पीछे से झांकती हुई 7 आकृतियां दिखाई गई हैं जो सप्त मातृका की पूजा की ओर इशारा करती हुई हैं। अब आगे हमने इतना हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिया है सब कुछ। अब इसका पतन कैसे हुए इसके बारे में देखते हैं। 1700 BC के आसपास इसका पतन प्रारंभ होता है तथा हमारी वैदिक सभ्यता इसी टाइम से प्रारंभ होगी। आगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद 1700 BC में इसका पतन प्रारंभ होता है, पर इसके पतन का मुख्य रूप से क्या कारण रहा इसके बारे में आज भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, केवल अनुमान लगाया जाता है। अनुमान में पहला कारण है बाढ़ का कारण रहा होगा, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन किया गया, नदियों द्वारा सूख जाना या भूकंप, ठीक है, शासकों का नियंत्रण समाप्त, ये कारण संभवतः हो सकते हैं। लेकिन सबसे एक साथ इतनी बड़ी इस विकसित सभ्यता का नष्ट होना इन सब कारणों से नहीं हो सकता। अगर बाढ़ आती तो कुछ ना कुछ उसमें से बच जाते बाढ़ के कारण, तो कुछ ना कुछ सभ्यता निश्चित जिंदा रहती। नदियों का अगर मार्ग परिवर्तन होता तो कुछ ना कुछ लोग उसमें ऐसे रहे होते जो नदियों के मार्ग के अनुसार बढ़ते आगे और वहां पर अपनी नई सभ्यता बसाते। और अगर नदियों के सूख जाना रहा होता तो भी वो आगे दूसरी नदियों की तलाश करते और वहां जाते। लेकिन नदियां सूखी भी नहीं थी, सिंधु नदी वगैरह पर सदा प्रवाहित थी। भूकंप वगैरह भी आता तो भी कुछ ना कुछ लोग बच ही जाते भूकंप से भी, कुछ बाहर गए होते या किसी तरीके से व्यापार वगैरह में गए होते तो भूकंप के कारण भी कुछ लोग बच जाते। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो सकता था तो नई सभ्यता भी वहाँ पे, मतलब एक तरीके से हिंदू सभ्यता से मिलती जुलती कोई सभ्यता वहाँ पे विकसित होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। जलवायु परिवर्तन ये संभवतः मुख्य कारण रहा होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता है या कोई बड़ी महामारी आती है तो वो अपनी चपेट में सारे लोगों को ले लेती है, जिसके कारण संभवतः ये मुख्य कारण रहा होगा अभी तक के प्रमाणों के अनुसार। सबसे प्रबल का संभावना जलवायु परिवर्तन की ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अन्य कारण को भी मानते हैं, लेकिन सबसे प्रबल कारण जलवायु परिवर्तन ही इसका मुख्य कारण माना जाता है। चलिए आगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। मेसोपोटामिया के लोग थे वो मेलुहा सिंधवासी के लोगों को नाविकों का देश कहते थे। पीछे हमने दिलमुन मगन मेलुहा के बारे में पढ़ा था ना, जो मेलुहा होते थे वो उन्हें सिंधवासी कहते थे। जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना वो सिंधवासियों या मेलुहा के लोगों को नाविकों का देश कहते हैं। जो सिंधवासियों का देश है ना वो नाविकों का देश है, क्योंकि ये व्यापार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। हमने पीछे पढ़ा भी था, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना वो व्यापार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कृषि का उत्पादन इनका मेन था, लेकिन ये जिनको मेन उत्पादन था वो व्यापार ही था। सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः लोहे से परिचित नहीं थे, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें भी हम देखेंगे आगे लोहे का आविष्कार नहीं होता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमको लोहे का आविष्कार देखने को मिलता है। जो सिंधु सभ्यता के लोग भी है ना ये लोहे के बारे में अभी तक परिचित नहीं है, कांसा तांबे का प्रयोग भरपूर मात्रा में करते हैं। एम व्हीलर ने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया। जो एम व्हीलर है ना इन्होंने सिंधु सभ्यता इसका नाम दिया है हड़प्पा सभ्यता से, और इसके पतन का कारण आर्य देवता इंद्र को माना है। इनके अनुसार जो आर्य सभ्यता विकसित हुई ना उनके जो राजा थे, जो मेन देवता इंद्र को माना जाता है प्रमुख देवता, उनके कारण ही उनका मानना है कि सिंधु सभ्यता का अंत किया गया होगा। भारत में सबसे पहला स्थान जो सबसे बड़ा स्थल है ना हड़प्पा सभ्यता से जो मिला है भारत के वर्तमान मौजूदा स्थल में भारत के अंदर, वो राखीगढ़ी और धौलावीरा है। बाकी जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदड़ो है वो सब पाकिस्तान में इस टाइम है। जो भारत के अंदर है वो राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये 2 नगर सबसे बड़े हैं। सिंधु सभ्यता के लोग कपास में अग्रणी थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रख दिया था। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना
वो कपास में बहुत ज़्यादा अग्रणी थे, इसलिए यूनानियों ने इनको कपास का नाम सिंडोन रख दिया था। सिंडोन का अर्थ क्या होता था? सिंध वासियों की उपज। ठीक है, जो सिंडोन का जो वास्तविक अर्थ उन्होंने रखा था ना, वो सिंध वासियों की उपज, मतलब इस पे जो कपास पे एकाधिकार सिंध वासियों के लोगों का था। इसीलिए इनका व्यापार बहुत तेजी से चलता था, क्योंकि कपास और कपड़ा का उद्योग केवल इन्हीं के पास था। बाकी यही पूरे विश्व में कपड़ा का सप्लाई उस टाइम करते थे कपास के थ्रू, इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापार स्रोत था इनका। चलिए आगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी? पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया, यूनान, हड़प्पा, मिस्र। तो हमने पढ़ा था ना, विश्व की पहली शहरी व्यवस्था कौन सी थी? जो सभ्यता थी वो हड़प्पा की थी, मेसोपोटामिया की थी, लेकिन वो ग्रामीण प्रधान थी। जो हड़प्पा की थी ना, वो शहरी प्रधान थी, क्योंकि इसमें जो पूरा नगर के हिसाब से पूरा इनका व्यवस्था देखने को मिली है। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था? हमने पढ़ा था ना पीछे, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग, तीसरा था शिल्पकार, वाणिक वर्ग, चौथा था जो सेवा करने वाले थे, सेवा करदार। ठीक है, इस तरीके से समाज का वर्गों में विभाजन था। चलिए आगे प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? पहला गेंडा, सांड, हिरण, शेर। हमने देखा था ना, जो पशुपति की मूर्ति थी उसमें गेंडे का भी चित्र देखने को मिलता है, सांड तो देखने को मिलता है ज़्यादातर मोहरों में, हिरण को भी देखने को मिलता है। जो पशुपति की मूर्ति है ना, उसमें नीचे 2 हिरण भी दिखाए गए, लेकिन शेर को कहीं देखने को नहीं मिलता है। इससे अंदाजा यही लगाया जाता था कि सिंधु सभ्यतावासी शेर के बारे में परिचित नहीं थे। बाघ के बारे में जानते थे हालांकि, लेकिन शेर के बारे में ये परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग मृतक के अंतिम संस्कार के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते थे? पहली पूर्ण समाधान, दूसरी आंशिक समाधान, तीसरी दाह संस्कार, चौथा है उपयुक्त सभी। तो हमने पढ़ा था ना, सिंधु सभ्यता के लोग 3 तरीके की समाधान पद्धति का प्रयोग करते थे। पहली पूर्ण समाधान, जिसमें अंतिम संस्कार किया जाता था। दूसरा आंशिक समाधान, जिसमें जो मृत व्यक्ति था उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, जानवर के पशु पक्षी उसको खा लेते थे, उसके बाद हड्डियों को दफना दिया जाता था। तीसरी दाह संस्कार, जिसमें आदमी को अंतिम संस्कार जला के किया जाता था। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पीछे हमने मोहनजोदड़ो वाला चैप्टर देखा था ना, उसमें देखा था इस चीज को, मोहनजोदड़ो से मिली सड़क की चौड़ाई कितनी थी? उसी में हमने देखा था मोहनजोदड़ो की लंबाई चौड़ाई कितनी थी। पहला ऑप्शन है 5 मीटर, दूसरा 10 मीटर, तीसरा 15 मीटर, चौथा 20 मीटर। हमने उसमें पढ़ा था ना, जो मोहनजोदड़ो से सड़क मिली है ना, उसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर थी। अगला है सिंधु सभ्यता के किसने के उत्पादन में अग्रणी थे? अभी हमने देखा था ना, सिंधु सभ्यता के पे एकाधिकार किस चीज का था? कपास का था। तो सिंधु सभ्यता के किसके उत्पादन में अग्रणी थे? पहला आंसर है इसका मांस, दूसरा कपास, तीसरा मुद्रा, चौथा औजार। हालांकि ये मुद्रा और औजार का उपयोग करते थे, लेकिन कपास में ये अग्रणी थे। कपास का ये भरपूर उत्पादन करते थे, तथा इनका मेन व्यापार कपास का ही था। इसके द्वारा ये कपास उत्पादन करते थे, इसलिए कपास के क्षेत्र में बहुत अग्रणी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से संभवतः परिचित नहीं थे? पहली है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा, चौथा तांबा। हमने पीछे देखा था ना, सिंधु सभ्यता के लोग जो मन का निर्माण करते थे वो किस चीज से करते थे? सोना से भी करते थे, चांदी से भी करते थे, तांबे से भी करते थे। लोहे से कोई उपकरण नहीं देखने को मिले, ना ही औजार, ना ही मन का, और ना ही कोई मूर्तियां। इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः लोहे से परिचित नहीं थे। अगला है क्वेश्चन, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? धौलावीरा वाला जब चैप्टर हमने पढ़ा था ना,
उसमें देखा था धौलावीरा के बारे में, उसी में हमने ये भी पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर उसे जरूर देखिएगा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला आंसर है लाल कुआं, दूसरा गोल कुआं, तीसरा पीला कुआं, चौथा सफेद कुआं। तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का विदेश व्यापार किस देश के साथ नहीं था? जो व्यापार वाला चैप्टर था ना, वाणिज्य व्यापार, उसमें हमने देखा था ना सिंधु सभ्यता के व्यापार किस देश के साथ था, किस देश के साथ नहीं था। तो पहला है मेसोपोटामिया, दूसरा दिलमुन, तीसरा मगन और चौथा है मेलुआ। तो सिंध इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार किस देश के साथ नहीं था? तो मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है ना, जिसमें दिलमुन, मगन, मेलुआ की बात की गई है। तो दिलमुन और मगन ये दो फारस खाड़ी तथा उस जो अरब और ओमान वाला क्षेत्र है ना, वहां से दिलमुन मगन के बारे में देखने को मिलता है। और जो मेलुआ है ना, ये सिंधु सभ्यता का ही नाम मेलुआ है। तो इसलिए सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार यहाँ पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुआ। जो मेलुआ है ना, वो सिंधु सभ्यता का ही नाम है, इसलिए इसका राइट आंसर मेलुआ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। माप तौल के लिए प्रयुक्त बाट कौन कौन से किस चीज के बने होते थे? जो माप तौल के लिए प्रयुक्त बाट होते थे ना इन लोगों के, वो किस चीज से बनाते थे? पहला चकमक पत्थर, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा है चर्ट पत्थर और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हमने देखा था ना माप तौल में ये चकमक पत्थर का भी बहुत भारी प्रयोग करते थे, चूना पत्थर का भी, और चर्ट पत्थर तो बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते थे माप तौल पद्धति के लिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज का आयात नहीं करते थे? तो चांदी का देखा था हमने, उसमें किस चीज का आयात करते हैं नहीं करते? चांदी का भी आयात करते थे, सोना का भी करते थे, लाजवर्द का भी करते थे, कपास का ये निर्यात करते थे, आयात नहीं करते थे, क्योंकि कपास के व्यापार इनका बहुत चरम पर था और कपास के व्यापार से ही इनका व्यापार बहुत तेजी से चल रहा था, इसलिए कपास का ये निर्यात करते थे, ना कि आयात। अगला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा वासियों की लिपि का नाम निम्न में से नहीं है। जो हड़प्पा वासियों की लिपि थी ना, उसका नाम क्या था? पहला है बेस्टोफिडन पद्धति, दूसरा हलायुद्ध पद्धति, तीसरा गौमूत्रिका लिपि और चौथा है ब्राह्मणी बैल लिपि। जो हमने देखा था ना लिपि वाले में कि बेस्टोफिडन पद्धति उस हड़प्पा की लिपि को भी कहते हैं, हलायुद्ध पद्धति भी कहते हैं और गौमूत्रिका लिपि कहते हैं। जो ब्राह्मणी बैल है ना, वो इनका सिंबल था, जो मोहरों पर मिला हुआ है, इसकी ये संभवतः पूजा किया करते थे। जो ब्राह्मणी बैल है वो लिपि ना होकर वो इनका आइकन सिंबल है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी की कहानी किस पर चित्रित की गई है? जो पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी की कहानी है ना, वो किस चीज पर अंकित की गई है? धातु की मूर्ति पर, प्रस्तर की मूर्ति पर, मतलब प्रस्तर की मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति पर, और तीसरा है मोहर पर, और चौथा है मृदभांड या मिट्टी के बर्तन पर। तो हमने आज ही देखा था ना, जो पंचतंत्र में चालाक लोमड़ी की कहानी है वो मृदभांड या मिट्टी के बर्तन पर अंकित की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है मिट्टी के बर्तन प्रायः किस रंग के रंगे होते थे? जो मिट्टी के बर्तन होते थे ना, वो किस रंग के रंगे होते थे? लाल रंग के, पीले रंग के, सफेद रंग के या हरे रंग के? हमने आज पढ़ा था ना, लाल रंग से इनके बर्तन रंगे होते थे तथा काले रंग से उस पर चित्रकारी की जाती थी। तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के जो वासी थे ना, वो किस चीज की पूजा नहीं करते थे? जो सिंधु सभ्यता के वासी थे वो किसकी पूजा नहीं करते थे? सूर्य की पूजा, आदि शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, अग्नि की पूजा। तो हमने देखा था ना, जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है वो सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है। आदि शिव जो पशुपति दिए गए हैं ना योगी की मुद्रा में, वो आदि शिव को डिनोट करते हैं। और जो अग्नि हवन कुंड दिए गए ना, तो अग्नि की भी संभवतः पूजा करते थे। जो विष्णु की पूजा है
ये कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। हमें ये उत्तर वैदिक काल में विष्णु की पूजा के प्रमाण आगे देखने को मिलेंगे। अभी विष्णु की पूजा के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला हमारा है, नाविकों का देश किसे कहा जाता था? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, नाविकों का देश किसे कहते हैं? पहला आंसर है इसका मेसोपोटामिया, दिलमुन, मगन, मेलुहा। तो हमने पढ़ा था ना मेलुहा, जो इसका नाम है सिंधु सभ्यता, और इसे ही नाविकों का देश कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा, जिसे नाविकों का देश कहते थे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण रहा होगा। तो प्रमुख कारण हमने पढ़े थे ना, अभी कारण थे, उसमें बाढ़ का कारण भी दिया था, नदियों के सूख जाना भी कारण दिया था, भूकंप भी दिया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रमुख कारण, तो प्रमुख कारण हमने क्या पढ़ा था? जलवायु परिवर्तन ही एक मुख्य कारण रहा होगा, जिससे एक साथ पूरी सभ्यता के समाप्त होना संभव हो सकता है। बाकी इन कारणों से एक साथ पूरी सभ्यता एक साथ नहीं समाप्त हो सकती थी। ये इसका प्रमुख कारण रहा होगा। फिलहाल इसके बारे में कोई सोर्स नहीं है कि पक्का प्रमाण यही हो, लेकिन ये अनुमान है। अगला है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एम व्हीलर ने सिंधु सभ्यता के पतन का दोषी किसे माना है? पहला ऑप्शन है पशुपति, दूसरा विष्णु, तीसरा मातृ देवी और चौथा इंद्र। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, एम व्हीलर थे ना, इन्होंने आर्यों के देवता इंद्र को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य दोषी माना है कि इंद्र के द्वारा ही यहाँ की पूरी सभ्यता का अंत किया गया होगा। इस आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। और जो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको पढ़ने में आगे काफ़ी मदद होगी। धन्यवाद।